तो इन सब जो रिपोर्ट्स हमें पढ़ने को मिल रहे हैं उससे हमें ये पता चलता है कि ये हाईली रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स है, ऐसा रिपोर्ट्स में हमें पढ़ने को मिलता है। और वे अपनी स्वेच्छा से आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गए थे, शरिया लॉ के अंडर रहना चाहते हैं। ऐसे इंट्रोगेशन में वो वीडियोज़ वगैरह भी हमें पब्लिश किए गए हैं, ऐसा भी रिपोर्ट्स में बताया गया है। और उनको भारत में वापस लाना भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये केंद्र सरकार का स्टैंड है। पर फिल्म में किस प्रकार से इस परिस्थिति को प्रस्तुत किया आप देखिए कि मैं नर्स बनना चाह रही थी, लोगों को सर्व करना चाह रही थी, जिनके बारे में केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ है, इनको भारत में लाना भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा खतरा है, उनके बारे में इस फिल्म में एक प्रकार से सिंपैथी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया ना। जो स्वेच्छा से गए हुए थे उनको आपने ये बता दिया कि वो नर्स बनकर सर्व करना चाह रहे थे। तो कहां से रियलिटी के तो एग्जैक्टली अपोजिट बातें आप दिखा रहे हैं। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज से 2 हफ्ते पहले बॉलीवुड की आने वाली फिल्म द केरला स्टोरी के टीजर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। सनशाइन पिक्चर्स करके एक यूट्यूब चैनल है जिस पर इसे रिलीज किया गया और अभी तक मात्र 7.5 लाख व्यूज ही इस टीजर पर आए हुए हैं। जब से ये टीजर रिलीज हुआ है आप में से बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आए कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, पर जब ये टीजर रिलीज हुआ था तब मैं बाहर था, इस कारण से अभी तक मैं इस पर बात नहीं कर पाया था। और मैंने देखा कि जब से ये टीजर रिलीज हुआ है तब से फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, जितनी भी राष्ट्रवादी विचारधारा के क्रिएटर्स है उन्होंने इस टीजर के सपोर्ट में वीडियोज बनाए हैं। पर देखिए, मैंने जब ये टीजर देखा, मैं जितना ये टीजर देखकर जो समझा हूं, मुझे ये फिल्म बहुत बहुत ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमेटिक लग रही है। और मैं जितना समझा हूं, मुझे तो एक प्रोपेगेंडा से भरी हुई ये फिल्म लग रही है। अब मैं इसके मेकर्स पर कोई आरोप नहीं लगा रहा कि उन्होंने जानबूझकर कोई प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है या उनका उद्देश्य कुछ गलत है। हो सकता है कि अनजाने में उन्होंने ये बात बनाई हो या पूरी सत्य परिस्थिति क्या है उसके बारे में उन्हें पता नहीं हो। अब जानकर बनाई है, अनजाने में बनाई है, मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा उसके मेकर्स के बारे में। पर अगर इसके मेकर्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जो कुछ आप इसके माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बात, वो सही नहीं है। मुझे कम से कम वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही है, डीपली प्रॉब्लमेटिक लग रही है और एक प्रोपेगेंडा से भरी हुई ये कम से कम ये टीज़र या फिल्म, टीज़र से कम से कम ये फिल्म लग रही है मुझे। और हो सके तो इसके मेकर्स को कुछ बदलाव करने चाहिए अगर अनजाने में उनसे ये हुआ है तो। और मैं आप सभी मित्रों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूं जो इसी विषय से जुड़े हुए हैं। मतलब ये तो फिल्म है पर इससे जुड़े हुए जो जो रियल आर्टिकल्स है जिन पर ये फिल्म आधारित है ऐसा कहा गया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये डीपली प्रॉब्लमेटिक लग रही है, प्रोपेगेंडा से भरी हुई लग रही है, वो आप आगे जाकर समझेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखना और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बातें सब तक पहुँचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस विषय पर हम आगे बढ़े, वो आर्टिकल वगैरह मैं आपको दिखाऊं उससे पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, आज से करीब 3 वर्ष पहले मार्च 2020 में मैंने इसी विषय से जुड़ी हुई, इसी विषय पर आधारित एक स्वीडिश वेब सीरीज़ थी जिसे मार्च 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था। उसका मैंने रिव्यू किया था आज से करीब 3 वर्ष पहले। और वो जो स्वीडिश वेब सीरीज़ है उसका नाम है कैलिफेट, या खलीफत आप हिंदी में कह सकते हैं, कैलिफेट इंग्लिश में उसका नाम है। और वो जो स्वीडिश वेब सीरीज़ है उसे स्वीडन में जनवरी 2020 में रिलीज़ किया गया था। वहाँ का जो नेशनल पब्लिक टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर है, जैसे हमारे यहाँ पर दूरदर्शन है, वैसे वहाँ का जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है उस पर जनवरी 2020 में रिलीज़ किया गया था। और एक SVT प्ले नाम का वहाँ का जो VOD प्लेटफॉर्म है उस पर अभी तक की वो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली टेलीविज़न सीरीज़ बनी हुई है कैलिफेट। तो बहुत ज़्यादा स्वीडन में वो फेमस हुई थी। और इसी विषय पर जो ISIS ब्राइड्स जिन्हें कहा जाता है, वो क्या है क्या नहीं वो मैं आपको आगे थोड़ा बताऊंगा। जिन्होंने हमारे कैलिफेट का रिव्यू देखा हुआ है वो समझ गए होंगे। इवन मैंने उसी समय 3 वर्ष पहले ही जो उसका थंबनेल बनाया था जो कैलिफेट का, या उस वीडियो में भी मैंने ये बातें आपको बताई थी कि भारत की समस्या पर आधारित स्वीडिश वेब सीरीज़, ये मैंने उस समय कहा था। आप देखिए, तो हाँ, ये समस्या तो हमने ये ISIS ब्राइड्स वगैरह, भारत से ISIS ज्वाइन करने के लिए युवक युवतियों का जाना, ये जो विषय है भारत में 2016 से ही इसको लेकर हमने कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह देखे हुए हैं।
विशेषतः केरला से कई बहुत सारे युवक युवतियाँ आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गए थे। तो उस स्वीडिश वेब सीरीज़ में कैलिफेट में इस विषय को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है ना, मैं इतना कह सकता हूँ कि आज के समय में बॉलीवुड में ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं है कि उस प्रकार से वो कड़वा सच सबके सामने रख पाए। और द केरला स्टोरी में जो बातें हमें इस टीज़र में बताई गई है उससे एग्जैक्टली अपोजिट वो फिल्म वो सीरीज़ कैलिफेट आपको लगेगी। उसमें जो कड़वी सच्चाई है वो जैसी है वैसे ही सामने रखने का प्रयास किया है, कहीं पर शुगर कोट करने का प्रयास नहीं किया। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा, कैलिफेट के बारे में, उसकी कहानी क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखना। अब आते हैं उन आर्टिकल्स पर, वो सत्य घटनाएं या जो जिन पर ये आधारित ऐसा कहा जा रहा है। सबसे पहले देखिए, आज से करीब 1.25 वर्ष पहले अगस्त 2021 में ये न्यूज़ निकलकर सामने आई थी कि एक निमिषा नाम की लड़की थी, जिसका बाद में नाम फातिमा कर दिया गया था। वो 2016 में भारत से आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गई थी, और भी कुछ दूसरों के साथ में 2016 में। पहले नाम निमिषा था और उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद में उसका नाम फातिमा कर दिया गया था। अगस्त 2021 में उसकी जो माँ हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दर्ज की थी, केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से प्रार्थना की थी कि जल्दी से जल्दी उनकी बेटी को भारत वापस लाया जाए, जो 2016 में आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गई थी। और उसके बाद वहाँ पर जो यूएस के द्वारा वहाँ पर बमबारी हुई और बगदादी को मार दिया गया, और भी जितने कई सारे आईएसआईएस के आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया। तो जिन आतंकवादियों की मृत्यु वहाँ पर हो गई थी, उनकी जो पत्नियाँ थी, जिन्हें आईएसआईएस ब्राइड्स कहा जाता है, तो बगदादी की हत्या के बाद में, मृत्यु के बाद में, ऐसी जो आईएसआईएस ब्राइड्स थी जो विश्व के कई सारे अलग अलग देशों से वहाँ पर गए हुए थे, तो वे सभी फिर वापस अपने अपने देशों में आने का प्रयास कर रहे हैं। जो कैलिफेट सीरीज़ है वो भी इसी विषय को लेकर है। तो वापस आने का वो प्रयास कर रहे थे अलग अलग देशों में। आज भी कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो उन्हें वापस नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी सारी सरकारों में चर्चा भी चल रही है। और भारत से जो कुछ युवतियाँ गई हुई थी, जिन्हें आईएसआईएस ब्राइड कहा जाता है, वे 2019 में बगदादी की मृत्यु के बाद में उन्होंने अफगानिस्तान में शरण ली, और अफगानिस्तान की उस समय की सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था। बाद में जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान को, उसके बाद जितने भी जेल में कैदी थे, तालिबान ने उनको फ्री कर दिया था। तो ये जो आईएसआईएस ब्राइड्स है जो भारत से वहाँ पर आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे, उनको भी 2019 में वो फ्री हो गए, पर भारत सरकार ने उन्हें वापस लेने से मना कर दिया। हालांकि जो ऐसे आईएसआईएस ब्राइड्स हैं, उनके जो परिवार वाले हैं भारत में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दर्ज करवाई है केंद्र सरकार से। वो लगातार प्रार्थना किए और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन आईएसआईएस ब्राइड्स को, उनके जो भी बेटियां हैं, उनको वापस आने की सरकार परमिशन दे। अब इसको लेकर जो आर्टिकल है वो मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बताता हूँ। तो यहाँ पर निमिषा और फातिमा की माँ कह रही कि पिछले 5 वर्षों से वो निमिषा को भारत वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। 2019 में जब ये न्यूज़ निकलकर सामने आई कि निमिषा का जो पति है, जो एक आईएसआईएस का आतंकवादी था, वो जब ड्रोन हमलों में मारा गया, उसके बाद में 31 वर्ष की निमिषा और जो बाकी के दूसरी कुछ जो युवतियाँ थी, वे जो केरला से आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गई हुई थी, वे अभी जीवित है, और उन्होंने अभी अफगानिस्तान की फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया है। और अभी उन्हें काबुल में जेल में रखा गया, तब रखा गया था 2019 में। उसके बाद तालिबान का टेक ओवर हुआ, उसके बाद जेल से उनको छोड़ दिया गया, और उसके बाद उनका कहना है कि तब से वो प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बेटी को भारत वापस लाया जा सके। पर जो केंद्र सरकार है वो इसके पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार के अनुसार ये एक भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो जो भारत के सुरक्षा अधिकारी है और केंद्र सरकार है, उनका ये कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज वे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद देयर रिटर्न। वे उनके पक्ष में नहीं है कि उन्हें भारत में वापस लाया जा सके। दे आर हाईली रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स एंड इट विल बी वेरी बिग रिस्क टू लेट देम रिटर्न टू इंडिया। वे हाईली रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स है, वे मतलब उनको किस प्रकार से काफ़ी कट्टरपंथी मानसिकता के हैं वे, और उन्हें अगर भारत में लाया गया तो भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा वे सिद्ध हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं। सम पीपल मे टर्न अप्रूवर्स बट इट इज़ टू बिग अ रिस्क। Most people who may return and are arrested here will get bail after 6 months and will be free to roam around here. All these risks are to be taken into consideration before making any decision.
अगर कोई अप्रूवर भी बनता है तो भी अगर उन्हें भारत लाया जाए तो अगर भारत लाकर उनको अरेस्ट भी करते हैं तो भी 6 महीने के अंदर उनको बेल मिल जाएगी और वे फ्री हो जाएंगे। तो ये भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वे हाईली रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स है। और ऐसा क्यों कहा गया है, इसके पीछे का कारण भी इसमें आगे दिया गया है कि उनका जो इंटरोगेशन किया गया था, निमिषा और फातिमा हो या दूसरी भी जो कुछ आईएसआईएस ब्राइड्स है जो अफगानिस्तान की जेल में है, उनके साथ जो भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने जब उनको इंटरोगेट किया था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। उसमें उन्होंने खुद ये कहा था, निमिषा और फातिमा हो या दूसरी भी जो आईएसआईएस ब्राइड्स हैं, उन्होंने खुद अपने डिसीजन को डिफेंड किया था कि वे जो आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गए थे वो उनका डिसीजन सही है और वे शरिया के अंडर रहना चाहते हैं, ये उन्होंने खुद कहा था। देखिए आगे मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। निमिषा इज अमंग एटलीस्ट 4 वुमेन who landed up in Afghanistan from Kerala. In their interrogation by Indian officials in Afghanistan, videos of which were published, उन वीडियोस को भी पब्लिश किया गया, उनका जो उन्हें जो इंटरोगेट किया गया था, by स्ट्रेटेजिक अफेयर्स वेबसाइट स्ट्रैट न्यूज़ ग्लोबल इन मार्च 2020। मार्च 2020 में उन वीडियोस को पब्लिश किया गया था। द वुमेन कैन बी हर्ड डिफेंडिंग देयर डिसीजन, जहाँ पर वे अपने निर्णय को डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने आईएसआईएस को ज्वाइन किया था वो सही है। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन डैश, डैश का अर्थ क्या होता है वो आप साइड में यहाँ पर देख सकते हैं। आई डोंट हैव द फिलोसॉफी ऑफ डैश, आई जस्ट वॉन्टेड टू लिव अंडर शरिया, निमिषा कैन बी सीन सेइंग। तो निमिषा उस वीडियो में ये कहते हुए दिख रही कि वो शरिया के अंडर रहना चाहती थी, वो अपने डिसीजन को डिफेंड कर रहे हैं, निमिषा और फातिमा और दूसरे भी जो वहाँ पर उनके साथ में थे। अब दोस्तों ये जो आईएसआईएस ब्राइड्स है जो विश्व भर के अलग अलग देशों से कई सारे ऐसी बच्चियाँ थी, लड़कियाँ थी जिनकी आयु 20 वर्ष से कम थी, उन्हें ब्रेन वॉश करके, रेडिकलाइज करके उन्हें आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए अलग अलग विश्व भर के अलग अलग देशों से इन हजारों युवतियों को ले जाया गया था आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए। अब जो स्वीडिश वेब सीरीज़ है कैलिफेट, उसमें भी ऐसी जो सत्य घटना है, बेथनल ग्रीन ट्रायल जिसे कहा जाता है, जिसमें 550 से अधिक बच्चियों को जिनकी आयु 20 वर्ष से भी कम थी उन्हें ले जाया गया था सीरिया आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए। उस पर वो स्वीडिश वेब सीरीज़ आधारित थी। 550 तो केवल एक केस की बात है, ऐसी कई सारे सैकड़ों केसेस है, हजारों ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें विश्व भर से ले जाया गया था। अब जब 2019 में बगदादी मारा गया यूएस ड्रोन के अटैक्स में, ज़्यादातर आईएसआईएस के आतंकवादी मारे गए, तो ये जो विधवा आईएसआईएस ब्राइड्स है जिनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी थे जो 2 साल 3 साल के थे, वहाँ पर उन आईएसआईएस के आतंकवादियों के साथ में वे रह रहे थे पिछले 4-5 वर्षों से। तो ये जो उनके जो बच्चे हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल के, उनके साथ में ये आईएसआईएस ब्राइड्स अभी अपने अपने देशों में वापस जाना चाहते हैं, चाहे वो स्वीडन हो या भारत की केस हो या कई सारे अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ है, वे अपने अपने देश वापस जाना चाहते हैं। पर वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वे इसके लिए मना कर रहे हैं उन्हें वापस लेने से। आप कैलिफेट सीरीज़ में भी ये बात देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो निमिषा है उसकी भी एक बच्ची है उम्मू कुलसू, जिसकी आयु 4 वर्ष है। 2016 में निमिषा आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गई थी और उसके साथ अभी उसकी 4 वर्ष की बेटी भी है। और निमिषा उर्फ फातिमा का परिवार चाहता है कि उसे उसकी बच्चे के साथ में भारत वापस लाया जाए, पर भारत सरकार इससे मना कर रही है क्योंकि वो भारत सरकार का स्टैंड है कि वे हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ है। अब ये कैसे हुआ था सब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसके बारे में भी थोड़ा सा आप समझिए। निमिषा's husband Begzen had converted from Christianity to Islam along with his brother Bestin and the latest wife Marin Jacob alias Mariam। तो जो निमिषा और फातिमा का जो पति है बेगजेन, वो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था। बेगजेन का जो भाई है बेस्टिन, वो भी कन्वर्ट हुआ था और उसकी जो पत्नी है मेरिन जेकॉब, उसका नाम कन्वर्ट होने के बाद में मरियम रखा गया था। तो ये जो दोनों भाई हैं वे पलक्कड़ से हैं और ये दोनों जो कपल है वो साथ में ही अफगानिस्तान गए थे आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ट्रेवल्ड फर्स्ट टू ईरान एंड देन क्रॉस द बॉर्डर इनटू अफगानिस्तान बाय रोड। Majority of those who left were allegedly brainwashed in Kasargod, Kerala's northernmost district। ऐसे ज़्यादातर जो युवक युवतियाँ आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गए थे उन्हें कासरगोड जो केरला का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें उन्हें ब्रेन वॉश किया गया था। इनफैक्ट रिपोर्ट्स हैड सेड दैट वन ऑफ द टेररिस्ट्स मोहसिन वो स्टॉर्म्ड अ गुरुद्वारा इन काबुल। मार्च 2020 में देखिए गुरुद्वारे पर अफगानिस्तान में हमला किया गया था जिसमें 25 सिख भाइयों की मृत्यु हुई थी। तो
जिन आतंकवादियों ने गुरुद्वारे पर हमला किया था उसमें से एक आतंकवादी मोहसिन वो केरला से था। और ये कहा गया है कि कासरगोड, हेल्ड फ्रॉम कासरगोड, मोहसिन हैड लेफ्ट अ फ्यू ईयर्स अगो टू ज्वाइन ISIS। तो वो भी केरला से ही ISIS ज्वाइन करने के लिए गया था। ऑन ऑफ द अदर्स, मोहसिन के साथ में ही इजाज, शिहाज ब्रदर्स फ्रॉम कासरगोड पडन्ना विलेज फ्लेड टू अफगानिस्तान अलॉन्ग विद देयर वाइव्स इन 2016। तो मोहसिन के साथ में और भी कुछ नाम दिए गए हैं जो अपनी अपनी पत्नियों के साथ में ISIS ज्वाइन करने के लिए गए थे। एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने यहाँ पर कही है, देखिए, मोस्ट ऑफ दोज हु फ्लेड बिलोंग टू वेल टू डू फैमिलीज एंड वी आर स्टडिंग टू बिकम वर्किंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम डॉक्टर्स टू बिजनेसमैन। तो ज़्यादातर जो युवक युवतियाँ इस प्रकार से ISIS ज्वाइन करने के लिए गए थे वे अच्छे खासे संपन्न परिवारों से थे, काफ़ी बड़ी डिग्रीज वगैरह ले रहे थे, डॉक्टर्स बिजनेसमैन वगैरह वे बनने वाले थे। ऐसा नहीं कि मतलब कोई गरीब परिवार से थे या हमें नर्स बनना है इस कारण से हम गए थे, ऐसा नहीं है। पूरा सोच समझ कर ISIS ज्वाइन करने के लिए ये सब युवक युवतियाँ गए थे। और केंद्र सरकार ने ये इंट्रोगेशन में ये बात पता चली है कि वे हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ है और वे अपनी स्वेच्छा से वहाँ पर गए हुए थे, शरिया लॉ के अंडर रहने का उन्होंने ये बात कही हुई है। तो ये तो एक केस हो गई। देखिए, इसके साथ में ही आपको और एक और मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल पढ़कर बताना चाहता हूं। तो निमिषा और फातिमा के केस की तरह सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा, सोनिया सेबेस्टियन ने कन्वर्ट होने के बाद में अपना नाम आयशा रख लिया था, तो सोनिया सेबेस्टियन के जो पिता है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दर्ज की थी, केंद्र सरकार से प्रार्थना की थी कि उनकी बेटी सोनिया सेबेस्टियन और उसकी जो 7 वर्ष की जो ग्रैंड डॉटर है उनको, सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा और उसकी बेटी को, बच्ची को भारत वापस आने की परमिशन दी जाए, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अभी तक परमिशन नहीं दी है। ये एक और दूसरा कैसे, ऐसे और भी कई सारे नाम आपको आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने को मिल जाएंगे। अभी जो सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा है वो भी ISIS ज्वाइन करने के लिए ही भारत छोड़कर गई थी। मैं आपको रिपोर्ट पढ़कर बताता हूँ। रिपोर्टेडली व्हेन आयशा लेफ्ट इंडिया टू ज्वाइन ISIS, अ केस अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट was filed against her. In 2017, Interpol also issued a red corner notice against her. After she reached Afghanistan, her husband was killed in the war and she had to surrender to Afghan forces in November 2019 along with other women. तो सोनिया सेबेस्टियन भी और भी कई सारी महिलाओं के साथ में अफगान फोर्सेस के सामने सरेंडर किया अपने अपने बच्चों के साथ में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिक्लाइंड टू फैसिलिटेट रिटर्न ऑफ 4 Kerala women who had joined ISIS. The government of India had earlier announced that it would not allow the return of 4 Kerala women who joined ISIS, namely Sonia urf Aisha, Marin Jacob urf Mariam, Nimisha urf Fatima and another woman Rafaela. तो इन सबको भारत लाने से केंद्र सरकार ने मना किया है। तो इन सब जो रिपोर्ट्स हमें पढ़ने को मिल रहे हैं उससे हमें ये पता चलता है कि ये हाईली रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स है, ऐसा रिपोर्ट्स में हमें पढ़ने को मिलता है। और वे अपनी स्वेच्छा से ISIS ज्वाइन करने के लिए गए थे, शरिया लॉ के अंडर रहना चाहते हैं। ऐसे इंट्रोगेशन में वो वीडियोज़ वगैरह भी हमें पब्लिश किए गए हैं, ऐसा भी रिपोर्ट्स में बताया गया है। और उनको भारत में वापस लाना भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये केंद्र सरकार का स्टैंड है। अब देखिए, ये जो द केरला स्टोरी का टीजर रिलीज हुआ है, इसमें इस पूरी ये जो भी परिस्थिति है इसे किस प्रकार से प्रेजेंट किया है। देखिए, यहाँ पर जो आदा शर्मा जो एक्टर है वो इस वीडियो में रोता हुआ चेहरा बनाकर ये कहते हुए दिख रही है कि मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था, मैं नर्स बनकर लोगों को सर्व करना चाहती थी, नर्स बनकर। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक ISIS आतंकवादी, ISIS टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। तो जो ये जो हमने जो अलग अलग केसेस के बारे में मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़कर बताया, ये सारी महिलाएं भी अपने बच्चों के साथ में ISIS अफगानिस्तान की जेल में थी। तालिबान के टेक ओवर के बाद में भी वहाँ से उनको छोड़ दिया गया है, पर भारत सरकार उनको वापस नहीं ले रही। तो सेम इन्हीं सारी सत्य घटनाओं को लेकर ये फिल्म बनाई गई हमें लग रही है। पर यहाँ पर आप देखिए, रियलिटी में वे सारे स्वेच्छा से ISIS ज्वाइन करने के लिए गए थे, शरिया लॉ के अंडर वो रहना चाहते थे, ये उन्होंने कहा है।
पर फिल्म में किस प्रकार से इस परिस्थिति को प्रस्तुत किया आप देखिए कि मैं नर्स बनना चाह रही थी, लोगों को सर्व करना चाह रही थी, जिनके बारे में केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ है, इनको भारत में लाना भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा खतरा है, उनके बारे में इस फिल्म में एक प्रकार से सिंपैथी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब केंद्र सरकार का स्टैंड नहीं लेना है वापस, तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके माध्यम से उनके प्रति सिंपैथी बनाने का कहीं प्रयास तो नहीं किया जा रहा। मुझे तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है इस टीजर को देखकर। अगर केंद्र सरकार का स्टैंड ये कह रही है, इंट्रोगेशन की वीडियोस अवेलेबल है कि वे हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ है, तो उनके प्रति सिंपैथी पैदा करने का मतलब ही क्या है? क्यों सिंपैथी पैदा की जा रही है फिर? तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया ना। जो स्वेच्छा से गए हुए थे उनको आपने ये बता दिया कि वो नर्स बनकर सर्व करना चाह रहे थे, तो कहां से? रियलिटी के तो एग्जैक्टली अपोजिट बातें आप दिखा रहे हैं, तो ये सिंपैथी बनाने का प्रयास क्यों? और बॉलीवुड का तो हमने कई बार देखा हुआ है कि जब भी हम देखते हैं इस ऐसे किसी विषय पर आधारित कोई फिल्म वगैरह, तो हमेशा आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करना, पत्थरबाजों के प्रति सिंपैथी पैदा करना, ये क्यों? अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसके मेकर्स ने जानकर किया है या अनजाने में किया है, ये हमें मतलब मुझे तो नहीं पता है, पर अगर अनजाने में वो ये कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम जो सच्चाई है, रियलिटी है, उसके बारे में कम से कम जानना चाहिए। इस प्रकार से सिंपैथी पैदा करना ये मेरी दृष्टि में तो बहुत ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमैटिक है। और मैं तो केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के निर्णय का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, जो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है कि उन्हें भारत में वापस लाना भारत की सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। मैं सरकार के इस स्टैंड का समर्थन करता हूं, और ऐसे विक्टिमाइज करना, उनके प्रति सिंपैथी बनाने का प्रयास करना मेरी दृष्टि में गलत है, डीपली प्रॉब्लमैटिक है। अब कैलिफेट नाम की जो स्वीडिश वेब सीरीज थी, उसकी कहानी को मैंने कैलिफेट के रिव्यू में पूरा बताया हुआ है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना। उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि उस स्वीडिश वेब सीरीज में किस प्रकार से इस पूरे विषय को प्रस्तुत किया है। आप देखिए, ये कितना स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे युवाओं को ब्रेन वॉश किया जाता है। तो वो छोटी सी क्लिप उस रिव्यू की मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, पर कैलिफेट का हमारा पूरा रिव्यू आप ज़रूर देखना। उसकी लिंक मैं आपको नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर उस रिव्यू को आप मिस मत करना, और उसकी छोटी सी क्लिप आप यहाँ पर देखिए। अब ये जो इब्राहिम हदाद है, वो स्वीडन के एंटी रेडिकलाइजेशन ग्रुप का ही मेंबर होता है, यानी जो ग्रुप वहां पर कट्टरपंथी मानसिकता को खत्म करने का काम करता है, उसी ग्रुप का ये आतंकवादी सदस्य होता है। इतना ही नहीं, स्वीडन का जो मुस्लिम हाई स्कूल है, उसके टीचर का भी ये इब्राहिम हदाद असिस्टेंट होता है, और ये इब्राहिम हदाद उसी हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को जिहादी बनने के लिए ब्रेन वॉश करता है। उन्हें अलग अलग प्रकार के वीडियोस के, वेबसाइट्स के लिंक वगैरह उनके साथ में शेयर करता है, और उन्हें रक्का ले जाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद इस सीरीज में कुछ और महत्वपूर्ण पात्रों की एंट्री होती है। सबसे पहला पात्र है सुलेखा। सुलेखा एक फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट है, और वो इसराइल से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। केवल इसराइल से नहीं, अपने ही देश यानी स्वीडन की गवर्नमेंट से भी वो बहुत हेट करती है, क्योंकि वहाँ पर शरिया लॉ को फॉलो नहीं करने दिया जाता। साथ में सुलेखा का ये मानना होता है कि स्वीडन में ये जो एंटी रेडिकलाइजेशन ग्रुप वगैरह है, वो मुस्लिम्स पर अत्याचार करते हैं। और केवल ये ग्रुप ही नहीं, पूरी की पूरी जो स्वीडन की सरकार है, पूरा का पूरा जो स्वीडन है, वो मुस्लिम्स पर अत्याचार करता है। मुस्लिम्स को मुस्लिम बनकर वहाँ पर जीने नहीं दिया जाता, इस प्रकार की उसकी मान्यता है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हमें पूरी सीरीज में दिखाई देती है। पर सुलेखा के जो पिता है सुलेमान, वे इस्लाम को छोड़ चुके हैं, और वे इस्लाम से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। यहाँ तक कि वे अपने घर में काफिर, जिहाद, हिजाब वगैरह इन सब बातों, ये सब शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते। उनकी जो दो बेटियां हैं, लीशा और सुलेखा, उन दोनों को वो हिजाब तक पहनने नहीं देते। इसके बाद में सुलेखा की जो माँ है, वो इस्लाम से तो नफरत नहीं करती है, पर वो काफिर, जिहाद इन सब बातों में विश्वास नहीं करती है। ISIS के आतंकवादियों से और वो जो भी कर रहे हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है, और अपने पति का भी वो पूर्ण रूप से साथ देती है। अब सुलेखा और उसके माता पिता के बीच का ये जो मतभेद है, ये जो झगड़े हैं, वो पूरी सीरीज में हमें कई सारे सीन्स में दिखाए गए हैं। एक सीन में सुलेखा शार्ली हेब्दो में जो पत्रकारों को मारा गया था, उसका तक समर्थन करती है, और ये कहती है कि उन्होंने इस्लाम का अपमान किया था, इसलिए उनका मरना जायज़ है, उनका मरना ठीक है, ये तक वो कहती है। धीरे धीरे वो शरिया लॉ का पालन करने लगती है, हिजाब वगैरह पहनने लगती है, इसलिए वो अपने पिता के साथ में झगड़ा तक करती है। पर जब सुलेखा के माता पिता को सुलेखा के लैपटॉप में आतंकवादियों की वीडियोज़ वगैरह एक दिन दिखाई देते हैं, तो वे बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के भविष्य के लिए। और फिर वे उसे काफ़ी समझाते हैं और कहते हैं कि
भाई ये जो आईएसआईएस के आतंकी है वे केवल काफिरों को ही नहीं, वे मुस्लिम्स को भी मारते हैं। पर इस पर भी सुलेखा कहती कि वो कुछ भी गलत नहीं करते हैं, वे केवल उनको मारते हैं जो मुर्तदीन है, अपोस्टेट है, जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, केवल उनको ही वे मारते हैं। और इसके बाद में वो कहती कि क्या तुम कुरान को नहीं मानती हो, या कुरान को क्या तुम बदलना चाहती हो। इस प्रकार से उनके बीच में वहाँ पर काफ़ी झगड़ा होता है और आखिर में सुलेखा अपने ही माता पिता को काफिर कह देती है। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि उस स्वीडिश वेब सीरीज में कहीं पर भी ये सिंपैथी बनाने का प्रयास नहीं किया है, स्पष्ट रूप से दिखाया है कि किस प्रकार से ये ब्रेन वॉश किया जाता है। तो वो हमारा रिव्यू आप जरूर देखना, और भी बहुत सारी बातें आपको उस सीरीज के बारे में पता चलेगी। भले आप सीरीज नहीं देख सकते पूरी तो कोई बात नहीं, पर हमारा रिव्यू कैलिफेट का आप जरूर देखना। बाकी दोस्तों मैंने जो बातें आपको द केरला स्टोरी के बारे में बताई है उस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।